हाँ जी, अपना यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ का आज का लेक्चर है वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स को वैल्यूज़ में छोटे छोटे जो टॉपिक आते हैं 6-6 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं अलग अलग लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि एक वो 20-22 मिनट के वीडियो में कवर भी हो जाए और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक, क्योंकि ये वीडियो अपलोड्स तो हो जाते हैं बट इसके लिए वो इंटरेस्ट तुरंत के लेवल पे जनरेट नहीं होता। इसमें क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने वाली आदत हो जाती है। कल कर लेंगे, परसों देख लेंगे, इसलिए छोटे वीडियो हो जाए ताकि जल्दी देख लिए जाए। मेरा कोई ख़ास मन नहीं था आज वीडियो बनाने का, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था, सैटरडे मतलब संडे मंडे 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा था। कल काफ़ी मैसेजेस आए शाम तक, रात तक। आज सुबह उठा तो भी काफ़ी मैसेजेस थे, अनएक्सपेक्टेड, जितने की उम्मीद नहीं थी। 2-5 की तो उम्मीद थी कि लोग बोलेंगे कि सर क्लासेस स्टार्ट कर लो, पर काफ़ी ज़्यादा है, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही है। तो इसलिए एक वीडियो और मतलब फिर ये वीडियो बन रहा है। वीडियो बनाने के पहले थोड़ी सी बात कोरोना को लेकर। मामला ऐसा है कि 3 तारीख के बाद सुनने में आ रहा है ग्रीन जोन्स में कुछ शॉप्स वगैरह ओपन होंगी। अच्छी बात है, गवर्नमेंट के पास हज़ारों काम रहते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इकोनॉमी भी देखनी है, इकोनॉमी के साथ साथ जनता भी देखनी है, हेल्थ सेक्टर भी देखना है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। इसमें हमारा कोई योगदान ना भी नहीं डिसीजन लेने में, और हम उस लायक भी नहीं कि उन पर कमेंट कर सके। लेकिन अपने स्तर पे कुछ चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग ग्रीन जोन में हैं और आपके यहाँ ओपन होता भी है लॉकडाउन, तो कृपया करें, जैसे कि सब स्टूडेंट ही आप लोग, तो आप लोगों को तो चवन्नी काम नहीं है। इंदौर तो खुलने वाला है नहीं, इसकी गारंटी है। इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन, ऐसी बड़ी जगह तो खुलने वाली है नहीं। तब आप लोग जो भी अपने घर में हैं, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं नहीं कि आपके बिना बाहर जाए आपके शहर का संचालन नहीं होगा, या नगर पालिका अध्यक्ष आपके पैर में गिर जाएगा कि भाई आ जाओ आप बाहर। कृपया करके ना निकलें, मामला गड़बड़ है। जो चीज़ें दिख रही हैं एक्चुअल में वैसी हैं कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, इसलिए थोड़ा सा बच के चले, चश्मा टेढ़ा सा लगता है, ठीक है चलेगा। तो ज़रा उस मामले को, घर से ना निकले, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी आपका घर के अंदर ही रहना, क्योंकि जो आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं लग नहीं रहा कि वो आंकड़े उतने सटीक हैं। एक थोड़ा सा संदेह की सिचुएशन बन रही है, तो कृपया करके बचें, अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन ओपन होने के बाद बिल्कुल भी दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है कि एक बड़ा बहाना निकल के आएगा कि अब हमें हेयर सैलून जाना है, कटिंग कराने नाई की दुकान जाना है, या ब्यूटी पार्लर जाना है। तो आप लोगों को मेरी पर्सनल सलाह भी और सच्चाई से वाकिफ़ भी करा रहा हूँ कि हम लोग जिस फेज़ में है ना, इसे कहते हैं बेरोज़गारी। इस बेरोज़गारी फेज़ में अगर आप ऋतिक रोशन भी दिखोगे ना, तो कोई आपको देखने वाला ख़ास है नहीं, या आप सुष्मिता सेन भी दिखो तो आपको देखने वाला कोई ख़ास है नहीं। तो जितने दिन आपने काट दिए हैं बिना ब्यूटी पार्लर और बिना नाई की दुकान के, थोड़ा और काट दें। क्योंकि फोमाइट समझते हैं, नहीं समझते हैं। जैसे कि अगर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने एक हैंडल से दरवाज़ा खोला और अगर उसके हाथ में वायरस कंटामिनेट था, तो वो डंडा जो है, गेट का हैंडल है, वो कंटामिनेट हो चुका है, संक्रमित हो चुका है। फिर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आप भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं फोमाइट मेथड्स। जैसे वो क्रिकेट विद सोशल डिस्टेंसिंग प्रसून भाई का, तो मैं हंसा था जिस पे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बॉल जो है उसको 10 लोग हाथ लगा रहे हैं, तो बॉल बन चुकी फोमाइट मेथड का एक बड़ा सा एक कारण, तो उसके कारण भी होगा। वैसे ही नाई की दुकान भी, वैसे ही ब्यूटी पार्लर भी एक ऐसी चीज़ बन के निकलेगी। ठीक, ऐसे मंदिर की घंटियाँ भी, जिसके कारण सुनने में आ रहा है मंदिर में घंटियाँ हटा दी जाएंगी लोग कोरोना के बाद। ठीक, तो जब तक हो आवश्यक आप लोग ना निकलें। ठीक, अपने आप को थोड़ा सा और बंद रखें, फ़ायदा आप ही का रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मामला गड़बड़ है, अभी बच जाओ वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। सरकार की हज़ारों मजबूरियाँ हैं, सरकार उस हिसाब से काम करती है, अच्छा करती है बुरा करती है, उस पर तो कुछ कमेंट नहीं। हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, अभी भी बोलता आया हूँ, ये MPPSC UPSC में लिखने पढ़ने के लिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। एक्चुअल ज़िंदगी में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलता, ये सच्चाई है। बहुत हालत ख़राब है। हम भगवान का शुक्र है कि हम ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं कि प्रिविलेज हैं, हमारे पास दिक्कतें कम हैं। तो बस खुशी खुशी चल रहा है, लॉकडाउन में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मामला सही नहीं है। अमीर के बच्चों को तो कोटा से लाने के लिए AC गाड़ियाँ जाती है, पंजाब के श्रद्धालुओं को लेने के लिए गाड़ियाँ, बसें जाती हैं।
लेकिन जो जिसके पास नहीं है वो पैदल जा रहा है 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700, 750 किलोमीटर, मुंबई से तेलंगाना पैदल। सरकार को दोष देना, आप और हम मिलकर सरकार बनाते हैं। हमने दिया था वोट जात पे, हमने वोट दिया था धर्म पे। ज़्यादा एथिकल वो बोलते कई लोग, सर सामूहिक बुद्धिमत्ता अपने जीवन में बढ़ाने के लिए कुछ हमें सजेशन दीजिए ना, कैसे बढ़ेगी। जात, धर्म, समाज, लिंग, इससे ऊपर तुम उठ नहीं पा रहे, तुमको सामूहिक बुद्धिमत्ता बढ़ानी है। अरे रजनीकांत बनते हो, ठीक है, ये मेरा पर्सनल आपके लिए सजेशन था। बहुत सारे एक से एक आएंगे अपने अपने सिद्धांत लेके। कोरोना के लिए जब शुरुआती दौर था, होली तक तो हम सबने एंजॉय किया, किसी ने लोड नहीं लिया, एक्चुअल में नहीं लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ये वो कलेक्टर वगैरह ने कोचिंग्स बंद कराने का सीन लिया, उसके बाद समझ आ गया था कि मामला गड़बड़ है। उसके बाद भी कई ज्ञानी आए जिनने कहा कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। अभी भी आएंगे क्या है, कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी इतनी जल्दी कुछ ख़त्म होने वाला है नहीं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक साहब का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर से प्रभावित एरिया जो है वो है उड़ीसा, जहाँ हर साल साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, लगभग हर साल आते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें होती थी इसी कारण। इस नवीन पटनायक साहब बीजू जनता दल के जो है, इनने उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे इनकी महारत हासिल है। इनने वहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं करा पाया। उड़ीसा में आज भी भुखमरी गरीबी बहुत है, लेकिन डिज़ास्टर से होने वाली मौतों की संख्या एकदम कम कर दी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत शानदार था। तो डिज़ास्टर को, आपदा को, वो बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं। ठीक, अब अपन इसके आगे, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो, कि भाई घर पे रहना बेटर है और कोई दूसरा विकल्प भी आपके पास नहीं। और हाँ, थोड़ा सा ये वीडियोस लाइव नहीं है, अपलोड हो रहे हैं, इनको जल्द से जल्द देखने की कोशिश करें। इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, कल करते हैं, परसों करते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता। मेरा भी कोई वीडियो अपलोड करने का खास मूड नहीं था, पर कुछ सिंसियर स्टूडेंट जिन जो कुछ से काफ़ी कुछ हो गए हैं, तो उनके मैसेजेस के कारण मुझे लगा कि नहीं यार, जब कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं कम से कम इनके साथ, तो इनके लिए तो ठीक रहे, बाकी तो भौर हुआ तो फिर आना ही है, क्योंकि घर रह के भी क्या करेंगे। पढ़ना लिखना एक अलग चीज़ है, पढ़ने लिखने कुछ लोग आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो इसलिए आते हैं कि अब चल ही चलो, घर पे रह के भी तो गाली ही सुनना है, करना तो क्या है, 2 साल बाद आके बाप का धंधा ही संभालना है, किसानी। ठीक है, अपनी अपनी सोच। ठीक, कोरोना से बचे, घर पे रहें। मैं चालू करता हूँ टॉपिक। ठीक, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। भाई ऑब्जेक्टिविटी जैसे हमारा प्री और मेंस का कंसेप्ट, प्री ऑब्जेक्टिव और मेंस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपके पास 4 सब वहाँ विकल्प है, 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको उसमें से एक सही को चुनना है, बात खत्म। आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, आपको क्या पसंद है वाला सीन नहीं है, जो सबसे सही है आप उसको सिलेक्ट करोगे, यही सीन ऑब्जेक्टिविटी है। मतलब अगर मैं किसी जगह पे बैठा हूँ और मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो हो सकता है मेरे पास 2 लोग आए हों, एक्स और वाई, अपनी अपनी समस्या को लेकर आए हों, दोनों ने अपनी अपनी बात बताई हो, लेकिन उन बातों के बारे में मैं अपनी थॉट कुछ और रखता हूँ। जैसे कि एक बंदा आया है जिसने कहा कि ये आदमी साहब मेरे पड़ोस में रहता है और ये रोज़ नॉनवेज खाता है, जिससे मुझे दिक्कत होती है। ठीक, अब सच्चाई ये है, यहाँ पे नियम कायदा ये कहता है वो अपने घर में नॉनवेज खाता है, इससे इसको क्या दिक्कत होती है, उसके घर के अंदर है वो नॉनवेज खाए, सरकार के द्वारा परमिशन है उसको नॉनवेज खाने की, मुर्गा बकरा खाने की, तो वो खा रहा है, अपने घर के अंदर खा रहा है। उसमें वाई की जो दिक्कत है वो कोई सीन की बात नहीं है। लेकिन गलती से मैं एक ऐसी विचारधारा का आदमी हूँ जिसके हिसाब से नॉनवेज खाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, तो हो सकता है मेरा निर्णय किसकी तरफ झुके कि यार तेरा घर में नॉनवेज खाना गलत है, दूसरों की भावना का ख्याल रख और तू खाना बंद कर। ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। ऑब्जेक्टिविटी उस कंडीशन में होगी जब मैं कोई भी फैसला करते टाइम अपनी कोई भी विचारधारा, राइटिस्ट हूँ कि लेफ्टिस्ट हूँ, उदारवादी हूँ कि मार्क्सवादी हूँ, उदारवादी हूँ कि रूढ़िवादी हूँ, ठीक, ये पॉलिटी में आप सब ने ये सब संकल्पनाएं सुनी होंगी। अपनी कोई भी कल्पना, फैंटेसी सोच के रखी है, कोरोना आएगा तो 500 साल तक हम मर जाएंगे, इस तरह का कोई भी सोच, जो भी सोच के रखी हो कि दुनिया ख़त्म होने वाली है तो मुझे जल्दी से जल्दी पैसे लुटाने चाहिए या लूटने चाहिए, इस तरह कोई भी सोच, कोई भी कल्पना,
कोई भी दृष्टिकोण, कोई भी पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह मीन्स प्रेजुडिस, जैसे कि हमको इंडिया में कॉमनली बहुत सारे प्रेजुडिस होते हैं कि यार ये फलाने धर्म का आदमी है ये अच्छा होगा, ये दूसरे धर्म का आदमी है बुरा होगा। जैसे प्रेजुडिस इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं सेक्सुअलिटी को लेकर, लिंग को लेकर, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, पुरुष ये काम कर सकते हैं। मैं जब भी कोई डिसीजन दूं इन सब चीज़ों से दूर, किसके बेसिस पे दूं, जो मेरे सामने जब भी डिसीजन दूं तो इन सब चीज़ों से मुक्त होकर दूं, वही कहलाती वस्तुनिष्ठता। ठीक, ऑब्जेक्टिविटी, अपनी खुद की सोच नहीं लाना है मुझे उसमें बीच में, जो सही है उसको चुनना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी, अपनी खुद की सोच लानी है। प्री में मुझे मेरी सोच की कोई वैल्यू नहीं है। बाबर का बेटा कौन, आंसर देख के टिक करना है, बात खत्म। वहाँ पे मेरी खुद की सोच की कोई संकल्पना लाने की आवश्यकता, कोई भी कंसेप्ट लाने की आवश्यकता नहीं है। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अपने ऊपर अपनी किसी भी विचारधारा, विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी, अपनी कोई भी कंसेप्ट, अपनी कोई भी फैंटेसी, कल्पना, इमेजिनेशन, अपनी कोई प्रेजुडिस, किसी भी चीज़ को आने नहीं देना, वस्तुनिष्ठता है। और इस वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही, इस वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही निर्णय करना निष्पक्षता है। ये दोनों आपस में जुड़े कंसेप्ट हैं। 3 नंबर में वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन भी आ सकती है, और निष्पक्षता तो 6 नंबर का सवाल है ही, ठीक, या 5 नंबर का नए पैटर्न में। इसीलिए मैंने दोनों को साथ में मर्ज किया। अगर वस्तुनिष्ठता समझ गया तो निष्पक्षता में तो कोई सीन ही नहीं है। अगर आप वस्तुनिष्ठ आधार पर निर्णय करते हैं, वस्तुनिष्ठ आधार पर आप अपनी चीज़ों का फैसला करते हैं, तो आप निष्पक्ष या इम्पार्शियल हैं। मतलब आप किसी की तरफ झुके हुए नहीं हैं। आप कैसे हैं, आप हमेशा सच का साथ देने वाले हैं। ठीक, निष्पक्षता एक सिविल सेवक के लिए बहुत ज़रूरी है, और निष्पक्ष तभी होगा जब वस्तुनिष्ठ होगा। अपनी पूरे आधार, संकल्पना, विचारधारा, अपनी परंपराएं, अपने कंसेप्ट, इन सब से, आइडियोलॉजी, इन सब से हट के केवल तथ्यों पर फैसला करना निष्पक्षता है, और वस्तुनिष्ठता है, और उस वस्तुनिष्ठता को अपने निर्णय में लागू करना है, ये निष्पक्षता है। निष्पक्षता किसी भी सिविल सेवक के लिए, इम्पार्शियलिटी किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक होती है, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आपको किसी ना किसी चीज़ का फैसला करना है। जैसे किसी न किसी चीज़ का फैसला करना है, आपके पास 2 समुदाय आ गए कि भाई साहब ये जो ज़मीन है का टुकड़ा है, जो भी है, 2x2 का, 10x10 का, 100x100 का, ये मेरे धर्म का है। हिंदू बोल रहे हैं मेरे धर्म के, मुस्लिम बोल रहे हैं मेरे धर्म के, जैन बोल रहे हैं मेरे धर्म का, ईसाई बोल रहे हैं मेरे धर्म का, सिख बोल रहे हैं मेरे धर्म का। लेकिन अब आपको फैसला करना है। हो सकता है आप किसी एक धर्म को बिलोंग करते हो तो थोड़ा झुकाव होगा। हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने दिमाग में कुछ बना के रखें कंसेप्ट कि सालों से हम देखते आ रहे हैं इस पर कब्जा इस धर्म का है, तो वो वाला सीन भी हो सकता है। वो भी आपके दिमाग में आया है। आपके ख़ानदान में आपके दादा परदादा बताते हैं नहीं वो फलाने धर्म का है, आप उसी जगह क्यों मान के चलो, तो आपको बताते हैं वो फलाने धर्म का है, तो आपके दिमाग में वो भी थॉट आएंगे। लेकिन अगर ये थॉट आपने अपने ऊपर हावी होने दिए तो आप इम्पार्शियल या निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि आप में ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता का गुण ही नहीं है। आपको फैसला करना है केवल तथ्यों पे। कौन सा आदमी क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है, ये फैसला करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। तो इस आदमी का निष्पक्ष होना क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये निष्पक्ष नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इस निष्पक्षता में एक और चीज़ आगे आके जुड़ती है, निष्पक्षता, तटस्थता, न्यूट्रलिटी एक ही चीज़ है। हाँ, मोटे तौर पे अपने को ज़्यादा अंतर नहीं करना है इसमें। यहाँ पे निष्पक्षता सिविल सेवक के लिए तो एक और स्तर पे आके जुड़ती है, राजनीतिक निष्पक्षता या राजनीतिक तटस्थता या राजनीतिक असमर्थकवादिता। सबने देखा होगा, हर सिविल सर्वेंट, लगभग हर सिविल सर्वेंट किसी ना किसी नेता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। देखा है, अगर सिविल सर्वेंट नेता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है या नेता से जुड़ा हुआ है तो उसको कई लाभ होंगे। पोस्टिंग मिल सकती है, पोस्टिंग मिलने के साथ उसका ट्रांसफ़र, उसको प्रमोशन में अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। अगर कभी उसके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उसके बड़े अधिकारियों के द्वारा, तो वो नेता के द्वारा वो रोकी जा सकती है। तो उसको व्यक्तिगत तौर पे लाभ तो होता है, उस नेता से जुड़ने का होता है। लेकिन मूल्य कहता है क्या, उसको नेता से क्या होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे तटस्थ होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे निष्पक्ष होना चाहिए। क्यों, अगर वो राजनेता से जुड़ा हुआ है तो राजनेता उसको 10 भलाई करेगा, लेकिन फिर राजनेता उसको 2 काम ऐसे भी बोलेगा जो काम लीगली थोड़े से सही नहीं होंगे या लीगली सही ही नहीं होंगे या किसी एक पक्ष के तौर पे झुके होंगे। राजनेता है, उसको तो आम जनता की भलाई करनी है, लेकिन आम जनता का समर्थन भी चाहिए, तो वो ऐसी बात बोलेगा जो आम जनता की तरफ झुकाव रखती हो।
या ऐसी बात बोलेगा जिसमें उसका पर्सनल फ़ायदा हो, जैसे आप कोई टेंडर निकाल रहे हो तो बोल देगा मेरे साले को टेंडर दिलवा दे, या मेरे भतीजे को टेंडर दिला दे क्योंकि चाचा विधायक है हमारे, कर देगा। लेकिन सिविल सेवक होने के नाते अगर आपने टेंडर उसके भतीजे को दिया तो आपकी ईमानदारी कहाँ गई, आपकी सत्यनिष्ठा कहाँ गई, आपकी पारदर्शिता कहाँ गई? और इससे बढ़कर आपके ऊपर उत्तरदायित्व की भी एक तलवार लटकी हुई है। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, अगर आपने सवाल के आंसर नहीं दिए तो आप नौकरी से निकल भी सकते हो। तो आपके लिए आवश्यक क्या है, आप पहले उस नेता का फ़ायदा ना लो ताकि बाद में वो आपका फ़ायदा ना ले, राजनीतिक तौर पे निष्पक्ष रहे, पॉलिटिकली क्या रहे, नॉन पार्टिसिपेशन रहे। ठीक, तो ये भी ज़रूरी है। निष्पक्षता की या वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों है हमारे प्रशासन में? अरे सिंपल सा है, अगर वस्तुनिष्ठता या फिर निष्पक्षता की हमारे प्रशासन में आवश्यकता इसलिए है ताकि दो लोगों के बीच में भेदभाव क्रिएट ना हो जाए। ठीक, जो सिविल सेवक है वो सिविल सेवक अपने निर्णय किस आधार पर ले, तथ्यात्मक तौर पर रहे ताकि समाज का कल्याण सुनिश्चित हो सके। ठीक, और किसके लिए आवश्यक है, नैतिक दुविधा में ना फंसे, डायलेमा, एक ऐसी कंडीशन, जैसे एक वर्ड आया नैतिक दुविधा में ना फंसे सिविल सेवक, इसके लिए मैं नैतिक दुविधा बता रहा हूँ या एथिकल डायलेमा बता रहा हूँ। तो पहले वर्ड आता है इसमें डायलेमा, हो सकता है इंग्लिश का मेरा कोई सा वर्ड थोड़ा मिस हो जाए। डायलेमा एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब आपके पास दो ऑप्शन है और दो में से एक को चुनना आपकी मजबूरी है, लेकिन किसी एक ऑप्शन को चुन के खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन चुनना भी मजबूरी है, उस कंडीशन को कहते हैं डायलेमा। और जब दोनों ऑप्शन में से दोनों ऑप्शन या कोई एक ऑप्शन एथिकल प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो वो कहला जाती है नैतिक दुविधा। बड़ा टॉपिक है, अपन बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे नैतिक दुविधा का एग्जांपल क्या है, एक सिविल सेवक के लिए नैतिक दुविधा बड़ी आसान है, वही पुराना एग्जांपल कहीं ना कहीं अपन ने कोट किया है। अतिक्रमण तोड़ना भी है, बिना उसके राष्ट्रीय राजमार्ग बन भी नहीं पाएगा, और अतिक्रमण तोड़ा तो एक बुढ़िया का घर चला जाएगा, वो रोड पे आ जाएगी। अब नैतिक दुविधा है, बुढ़िया को बेघर करूं कि अपना प्रशासन के दिया हुआ ऑर्डर फॉलो करूं। अगर ये प्रॉब्लम आई और आदमी अगर निष्पक्ष नहीं है तो उसका दिल बोलेगा बुढ़िया को घर से बेघर करना सही नहीं है भाई, बुजुर्ग महिला कहाँ जाएगी। लेकिन अगर वो वस्तुनिष्ठ आधार पर लेता है, निष्पक्ष आधार पर लेता है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं भाई सरकारी आदेश तो फॉलो कराना है, इनके लिए मैं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था करता हूँ क्योंकि ये मेरा फ़र्ज भी है, व्यक्तिगत भी धर्म है, तो मैं करूँगा। निष्पक्षता कहाँ पे काम आएगी, राजनेता बोलेगा देखो साहब ऐसा है, वहाँ पर एक धार्मिक है स्थान है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जो भी है, अगर इसको तोड़ा तो इसके वोट नहीं मिलेंगे मेरे को, तो एक काम करो तुम राजमार्ग गोल घुमा दो। लेकिन आपको पता है एक सिविल सेवक होने के नाते कि राजमार्ग गोल घुमाना मतलब ट्रैफिक में बड़ा प्रॉब्लम आना, और नियम भी क्या कहता है, कानून भी क्या कहता है, जो नीति बनी वो भी क्या कहती है, तोड़ना चाहिए। आप निष्पक्ष हो, आपको, और आप पर्सनल भी उसी धर्म से हो जिसका आपको वो तोड़ना है, धार्मिक स्थान तोड़ना है। अगर आप निष्पक्ष नहीं हो तो आपका दिल भी बोलेगा थोड़ा घुमा लेता हूँ, नेता भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप निष्पक्ष हो, इम्पार्शियल हो, तो आप बोलोगे आप तोड़ देना। नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा की प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुई, आप बच के निकल गए। ठीक, निष्पक्षता आवश्यक क्यों है, इम्पार्शलिटी आवश्यक क्यों है? आपका काम है पॉलिसी मेकिंग में मदद करना, नीति निर्माण में सहायता करना। अगर आप नीति निर्माण में सहायता करते हो और अगर निष्पक्ष नहीं रह पाते हो तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे आदमी की तरफ आपका जो झुकाव रहेगा वो किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय, वोट बैंक की तरफ हो जाएगा, नेता जैसे, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, उसको सबके लिए बराबर बनना है। आप किसी स्कीम के लिए लाभार्थी चुन रहे हो, जो बेनिफिशियरी सुन रहे हो, जिसको उसका लाभ मिलना है स्कीम का, अगर आप निष्पक्ष नहीं हो तो अपने अपने वालों को लाभ पहुंचा दोगे। अगर वो स्कीम निकली थी ना कि जो इंजीनियरिंग करे हुए लोग हैं उनको सरकार अपनी तरफ से बैंकों की मदद से लोन दिलवाएगी और बैंक की गारंटर बनेगी, अगर आप इस चीज़ के आप पास करने वाले लोग हो कि आप इस चीज़ को अनुमोदित कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, अगर आप निष्पक्ष हो तो जो लोग इसके हकदार हैं, जो काबिल हैं, आप उन्हीं को लोन दोगे। लेकिन अगर आप निष्पक्ष नहीं हो तो अपने आसपास के जितने मोहल्ले के, एक मोहल्ले में 12-13 इंजीनियर निकल जाते हैं, मेरे मोहल्ले में तो श्योर में निकल जाते हैं, आपके यहाँ पे भी मुझे लगता है निकल ही जाए, तो आप अपने मोहल्ले के 12-13, पड़ोस के मोहल्ले के 12-13 ऐसे करके केवल अपने ही वालों इंजीनियरों को दोगे, चाहे वो काबिल हो चाहे ना हो। तो निष्पक्ष होना उसके लिए भी ज़रूरी है। दंगों जैसी परिस्थिति में, सांप्रदायिक दंगा, डीएसपी साहब जा रहे हैं अपना, अब डीएसपी साहब सांप्रदायिक जैसे दंगों में दोनों धर्म वाले जो बात करेंगे ना वो ऐसी करेंगे कि वो ही पीड़ित है करके आप एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि वो आवेग है, इम्पल्स है, उस टाइम आ गया लड़ाई दंगा करने का, ना तो एक्चुअल में दोनों उतने पीड़ित हैं जितने बता रहे हैं और ना ही उतने शरीफ हैं जितना बता रहे हैं। अब इसका फैसला करने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, निष्पक्ष, कि भाई
अगर दंगे हो रहे हैं या तो दोनों दंगे बंद करके घर में रहो, नहीं तो मैं तो दोनों को मारूंगा। डीएसपी साहब को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, एसडीएम हो कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कलेक्टर हो और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक, तो आपको इसके लिए निष्पक्ष होना ज़रूरी है। निष्पक्ष आदमी के लिए कंडीशन सबसे अच्छी बात मालूम क्या रहती है, एडवर्स कंडीशन में भी ना उसको ज़्यादा टेंशन नहीं आती। प्रतिकूल परिस्थिति जो अपने फेवर में नहीं है उसमें भी ज़्यादा उसको लोड नहीं आता। उसके लिए सीधा सा कंसेप्ट रहता है, जो फैक्ट बोल रहा है उसके हिसाब से काम करूँगा, बात खत्म। कानून जो होता है ना, कानून उसको वो बराबर तरीके से लागू करवा पाता है निष्पक्ष आदमी। लेकिन जो आदमी निष्पक्ष नहीं ना, वो कहीं ना कहीं इधर उधर गोल घूमने लगता है। यही खासियत निष्पक्षता की है, यही खासियत वस्तुनिष्ठता की है। कोई बोले वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों है, तो इसीलिए है। निष्पक्षता की आवश्यकता क्यों है, इसीलिए। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और आएगी कि राजनीतिक तौर पर राजनीतिक निष्पक्षता बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। थोड़ा सा मामला हट जाता है। राजनीतिक निष्पक्षता मतलब जो सिविल सेवक है वो पॉलिटिक्स वालों से दूर कैसे रहे, तो बड़ा सिंपल सा है भाई। सिविल सेवक अगर पॉलिटिक्स वालों से दूर नहीं रहेगा तो क्या वो ज़मीन की एक्चुअल सच्चाई बता पाएगा नेता को। सिविल सेवक का काम है हर नेता तक ज़मीन की सच्चाई पहुंचाना। जो पॉलिसी मेकिंग विधायिका वाले करते हैं, लेजिस्लेशन वाले करते हैं, उनके लिए बेस डाटा कौन देता है, सिविल सर्वेंट देते हैं। अगर ये निष्पक्ष नहीं है तो क्या वो डाटा सही दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो क्या नीतियाँ सही बन पाएंगी, नहीं। चलो ये तो मान लिया। नंबर 2, सरकार बार बार बदलती रहती है। अगर मैं किसी सरकार का समर्थन करता हूँ एक्स का और सरकार बदल गई तो जो वाई आएगा वो मेरा ट्रांसफ़र कर देगा। मैं वाई का करता हूँ, एक्स आएगा वो मेरा ट्रांसफ़र कर देगा। क्या मुझे काम करने का मौका मिल पाएगा। मैं अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में 5 साल काम करूँगा, 5 साल काम नहीं करूँगा। राजस्थान पैटर्न देख लो तो वहाँ हर 5 साल में सरकार चेंज होती है। ऐसे आदमी पे जनता भरोसा करेगी जिसके ऊपर टप्पा लग गया, अरे ये तो फलानी पार्टी का आदमी है, सरकार भरोसा करेगी, नहीं। और एक और दिक्कत है, वो फलानी पार्टी का आदमी अगर सरकार का कोई गलत भी काम करवा रहा है ना, वो सरकार छोड़ो, वो कोई जिस नेता के आप खास हो वो आपसे गलत भी काम करवा रहा है, आपको दिल गवारा नहीं कर रहा है कि गलत काम है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका फ़ायदा लिया है। आप जिस पार्टी या जिस नेता के समर्थक हो वो 2 धर्मों के बीच में दरार डाल के अपना राजनीतिक वोट बैंक पका रहा है। आप बिल्कुल भी ऐसे आदमी नहीं हो। आप धार्मिक तौर पे सौहार्दता, धार्मिक तौर पे, रिलीजियस तौर पे एकदम हारमोनी को बढ़ावा देने वाले आदमी हो, लेकिन वो नेता चाह रहा है तो करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, राजनीतिक तौर पे निष्पक्षता। जनता का विश्वास बढ़ता है, संविधानों के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, निष्पक्षता बढ़ाने के उपाय क्या, कई उपाय। निष्पक्षता बढ़ाने के उपाय वही हैं और वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के उपाय वही हैं जो सत्यनिष्ठा के हैं, सब वही हैं। इसीलिए सत्यनिष्ठा सबसे पहले बात की जाती है। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट ऐड हो जाते हैं, जैसे किसी भी सिविल सेवक के जो स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र है, उसको स्पष्ट किया जाए। एक बड़ा नाम है अशोक खेम का, कई बार नाम आएगा इस बंदे का। बहुत ही ईमानदार सिविल सर्वेंट माने जाते हैं, IAS हैं, बहुत सीनियर। ये बंदा 1 साल में 3-3, 4-4 ट्रांसफ़र लेता है, क्योंकि जैसे ही ये कोई बड़ा घोटाला उजागर करता है तो वो जांच कमेटी बना के उसको देते हैं ताकि आप लीपापोती करो, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये काम कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसके ट्रांसफ़र के नियम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानून और बढ़ाए जाए और उसको कड़क किया जाए ताकि आम जनता की पहुंच हो सके। उत्तरदायित्व बढ़ाया जाए, हर आदमी के ऊपर सवाल पूछने वाला उससे लगातार सवाल पूछता रहे, मीडिया वगैरह की भूमिका रहे। ठीक, उसके बाद आपके प्रमोशन का जो है वो प्रमोशन आदमी की योग्यता, आदमी के काम के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, या फिर अगर वरिष्ठता के आधार पर दे रहे हो तो उसमें आदमी की योग्यता ज़रूर जोड़ी जाए। मैं एक छोटा अधिकारी हूँ, अगर मैंने किसी नेता बड़े आदमी की बात नहीं मानी और ईमानदारी से भी काम किया और वो मुझसे चिढ़ गया तो वो मेरे सीनियर ऑफिसर से बोलकर मेरी CR रिपोर्ट ख़राब करवा सकता है। CR रिपोर्ट, थैंक यू SI सर, हमारे एक बड़े अच्छे इंसान हैं SI सर, MPhil है मिस्टर सहर्ष यादव जी, SI हैं इंदौर पुलिस में, इस टाइम कोरोना में अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं और जॉब प्रोफेशनल बैच में मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड है। उनने मुझे करेक्ट किया कि सर आप CR रिपोर्ट का फुल फॉर्म गलत कर गए, थैंक यू वेरी मच। CR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या कैरेक्टर रोल, ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें हर छोटे अधिकारी को उसके ऊपर का अधिकारी उसके रिमार्क लिखता है, उसकी जो उनकी वो होती है, बुक होती है, कैजुअल बुक कहते हैं या कॉन्फिडेंशियल बुक कहते हैं, वॉटेवर, इसका भी नाम मुझे भूल रहा हूँ। एक हर अधिकारी की होती है, हर सिविल सर्वेंट की होती है, उसके ऊपर उनका बड़ा अधिकारी हर साल रिमार्क लिखता है कि आपने क्या काम अच्छे किए, क्या काम बुरे किए। अगर उसने बुरे रिमार्क लिखे हैं तो आपका प्रमोशन मुश्किल हो सकता है, आपके इंक्रीमेंट जो हर साल तनख्वाह बढ़ती है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या कैरेक्टर रोल, तो वो योग्यता के आधार पर तय हो, आदमी ने जो काम किया उसके आधार पर तय हो।
और जो आदमी आपकी सीआर लिख रहा है अगर वो आपको गलत लिख रहा है तो उसको भी ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो कारण लिखे कि क्यों आदमी का बुराई लिखी है, ताकि आदमी निष्पक्ष होकर काम कर सके या राजनीतिक तौर पे तटस्थ होकर काम कर सके। ठीक, तो ये वाली चीज़ हो गई भाई साहब, निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता। एक क्वेश्चन और बन सकता है तो उसको देख लें, निष्पक्षता, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता के लाभ क्या क्या होंगे। सिंपल सा है, सरकार जो होगी वो उद्देश्यपरक हो जाएगी, आपका टारगेट ओरिएंटेड हो जाएगी। जब भेदभाव करना ही नहीं है, ज़बरदस्ती के किसी को सपोर्ट, किसी को अगेंस्ट में लेना ही नहीं है, तो हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? टारगेट की तरफ। जो सिविल सर्वेंट है अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो राजनीतिक तौर पे किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो मंत्रियों को, वो विधायकों को, वो विधायिका को जो डाटा देगा वो क्या देगा? एकदम बराबर देगा, एक्यूरेट। उसके हिसाब से जो पॉलिसी बनेगी वो भी क्या बनेगी? एक्यूरेट बनेगी। ठीक, अभी तो क्या रहता है, जो पॉलिसी रहती है या फिर जो आपका पॉलिसी तो बहुत दूर की बात होगी, छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं ना। जैसे अभी कोरोना का एग्जाम्पल ले लो ना, जिन लोगों की आवाज़ पहुंच रही, शुरुआत भी मैंने इससे की थी, थोड़ा सा इस टाइप अपनी तरफ से जो हेल्प हो सके वो कर दीजिए, चाहे वो पीएम केयर फंड के थ्रू हो, चाहे सीएम फंड के थ्रू हो। पहले से भी हमारे पास अवेलेबल है, प्रधानमंत्री राहत कोष वो हमेशा से था, उसके थ्रू हो, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई अगर भूखा हो तो उसके थ्रू हो, या कोई एनजीओ को अनाज चावल वगैरह कुछ पहुंचा सकते हैं गेहूँ तो उसके थ्रू हो। खुद निकल के बॉन्ड बनने की आवश्यकता नहीं है कि आप खुद ही जा के घर बांट के आएँ, क्योंकि ना तो आपके पास इतनी प्रोटेक्शन किट है और ना ही आप उस काम के लिए एक्सपर्ट है। तो जो एक्सपर्ट है उनके लिए एक आप अपनी तरफ से हेल्प करिए, बाकी अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखें चीज़ों में, थोड़ा न्यूज़ से बचें, मेरा पर्सनल सजेशन है। नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड होती है, खबरें ऐसी आती हैं कि आप कर कुछ सकते नहीं हैं और दुख ज़्यादा होता है। ये अब जिनकी पहुंच थी, जो कोटा में जिनके बच्चे पढ़ रहे हो, कोई गरीब के बच्चे तो नॉर्मली नहीं होंगे, अमीर के ही होंगे, तो कोटा से लाने के लिए तो बसें पहुंच गई भाई हर स्टेट से। कहाँ से पहुंची? यूपी, उत्तर प्रदेश, ऐसी जगह जहाँ का हर आदमी नेता होता है, हर आदमी नेता होता है। और हर आदमी नेता होता है और इतना भयंकर नेता होता है कि आज तक ये नहीं समझ पाए कि हर स्टेट में जब भी प्रवासी मजदूरों को मारा जाता है तो यूपी वालों पे हाथ क्यों उठाए जाते हैं, उनके यहाँ पे खुद इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा। सबसे ज़्यादा मजदूर यूपी बिहार के हैं जो प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। बस मजदूरों के लिए नहीं पहुंची साहब, कोटा के स्टूडेंट के लिए पहुंची, पंजाब के श्रद्धालुओं के लिए पहुंची, वाधवान बंधुओं को मुंबई से अपने फार्म हाउस पनवेल जाने के लिए पास मिल गया। जिसकी आवाज़ में दम है, जिसके पास पैसा है, उसकी आवाज़ सरकार तक आसानी से पहुंचती है, गरीबी में नहीं होता। तो फिर ये इन्हीं चीज़ों के चक्कर में आदमी अधिक से अधिक टारगेट करता है, किसके लिए? धन कमाने के लिए। फिर धन कमाने के साधन उचित हों कि अनुचित, उसके ऊपर बात नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि नीचे स्तर पे काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस चीज़ से व्यथित नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो अपने तरफ से करेंगे तो ऊपर वाले अलाउ करें ना करें, ऊपर वाले का नियम फॉलो करना उनकी मजबूरी है और ऊपर वाले का फॉलो करना मजबूरी है। ये सिस्टम है ऐसा साहब। तो ज़रा न्यूज़ से थोड़ा सा दूरी बनाए, काम की चीज़ें देखें, क्योंकि मन विचलित करना आवश्यकता नहीं है। बहुत नौटंकी है इंडिया में, बहुत नौटंकी है। अभी वो आ रहा था कि देख है कि जनता को या किसी भी सिविल सेवक पुलिस को जनता से ऐसे बिहेव करना चाहिए, जनता में हमदर्दी बना के रखे। तो जनता में हमदर्दी बनाने का बिल्कुल ये तरीका कौन सा है कि एक बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए पुलिस वाले जा रहे हैं, बर्थडे केक लेके जा रहे हैं ताकि बच्चा खुश हो जाए। तो भूख से मर गई लड़की घर के 14 साल दूर, 100 किलोमीटर 200 पता नहीं कितने किलोमीटर से पैदल चल के आ रही थी। जब अपने गांव से 14 किलोमीटर दूर थी तो भूख से मर गई। क्या लगता है कि लड़की मर होगी? क्वेश्चन मार्क छोड़ देना अपने आप में एक बड़ा अच्छा है कि कोई आपके ऊपर आक्षेप ना लगा सके, आपके ऊपर कोई वो ना कर सके। आज पेपर में सुप्रीम कोर्ट में भी प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रशांत भूषण साहब ने एक मामला उठाया, सीनियर एडवोकेट हैं वो, तो उन्होंने एक मामला उठाया तो उसके ऊपर भी जज साहब का कमेंट आया कि आपको क्या लगता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज का कमेंट आया, आपको क्या लगता है मानवाधिकार के अकेले रक्षक है? नहीं साहब, मानवाधिकार के रक्षक अकेले प्रशांत भूषण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, और उम्मीद की जा रही है कि सब मिलकर कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। लेकिन आप अपने स्तर पर घर पे रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा। ठीक, छोड़ो, एक अपनी सोच बनाओ हमेशा।
कभी किसी दूसरे की सोच अपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मत करो। चाहे आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हो, किसी संस्था को बिलोंग करते हो, सबकी सुनो, उसकी भी सुनो जो आपके अगेंस्ट में है। सोच अपनी बनाओ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मत बनाओ। चेक कर लो, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ों को चेक करो, अपने जो कंसेप्ट बना रखे हैं उसके ऊपर अप्लाई करके देखो कि यार ये सही में लागू होने लायक भी है कि नहीं है। सोच अपनी बनाना भाई। दूसरे की सोच में जीने के बाद, लंबे टाइम दूसरे की सोच में जीने के बाद ये पता चलता है कि अपन तो बन गए। ये नहीं है, आपकी सोच अपनी होनी चाहिए। अपने अच्छे बुरे का फैसला आपका और सोच आपकी। ठीक, वो उम्र जा चुकी है कि पिताजी ने बोला ये काम कर लो तो आप कर लेते हैं। थोड़ा सा सोच बड़ी करना आवश्यक है। चले छोड़े, मैं वापस कहा था कि इसके लाभ क्या होंगे। निष्पक्षता, तटस्थता, राजनीतिक निष्पक्षता मतलब इम्पार्शियलिटी, आपकी न्यूट्रलिटी या फिर पॉलिटिकल नॉन पार्टिसिपेशन, इन सब के क्या क्या लाभ होंगे। तो इनके लाभ होंगे कि सही सलाह मिलेगी तो सही नीति बनेगी। ठीक, आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो भी आपकी जो नीतियां हैं, आपकी पॉलिसीज़ जो है, जो प्लानिंग जो है, उसको आप ज़मीन पर अच्छे तरीके से ला सकोगे, क्योंकि आप सबकी भलाई के लिए काम करोगे। हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर लोगे। आम पब्लिक जो है वो आपका रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगी, रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगी तो आपके साथ जुड़ाव अच्छा होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी तो ये जो स्कीमें हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें, इनके लाभ के लिए आप उनको अपनी तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन करवा सकते हो, जिससे जनता की भागीदारी बढ़ेगी, उससे अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप और लिंक कर सकते हैं। ठीक, एक बार इसको वीडियो को देखें। मैं नोट्स और व्हाट्सअप के ग्रुप पे भी और टेलीग्राम के ग्रुप पे भी दोनों डाल दूंगा। टेलीग्राम के ग्रुप पे नाम है अनमोल पाठक ऑनलाइन क्लासेस, जिससे यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें जो बाद में देखें। थोड़ा सा मैंने देखा कुछ वीडियोस को व्यूज़ ज़्यादा हैं, कुछ वीडियोस को कम है। भाई हर टॉपिक काम का है, एक बार देख तो लो। ठीक, वैसे भी ये वीडियोस अभी के लिए हैं, जैसे ही अपना नॉर्मल सेशन चालू होगा इनको मैं उस टाइम हटा दूंगा, क्योंकि उस टाइम तो मिलेंगे ना इस काम के, तो फ्री में क्यों करेंगे उसको। ठीक, तो थैंक यू, बी सेफ, घर पे रहे। हाँ जी, और हाँ, और कई लोगों ने आंसर सेंड किए, काफ़ी लोगों ने आंसर सेंड किए वो भी मुझे, लेकिन अभी 50 नहीं हो पहुँचे हैं, 50 से कम है। अगर 50 पहुँचेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए कि इनके आंसर नहीं आए। भाई आप लोगों ने जो क्वेश्चन सेंड किए वो अभी तक पढ़ाए नहीं है। ठीक, जो पढ़ा है आप उस पर टिके। जो शब्द आपको बिना आज तक सुना नहीं लग रहा है उसको मत छेड़ो। मैंने वैल्यूज़ पढ़ाई है, मूल्य पढ़ाए हैं, उच्च मूल्य नहीं पढ़ा है। तो उच्च मूल्य रुक जाओ अभी। हाँ, क्यों 2 कदम तेज चल रहा, कहाँ पहुँच जाएंगे, घर के अंदर ही तो बैठना है। ठीक, तो फिर धन्यवाद इसी के साथ आपका। ओके जी, बाय।